हेलो एवरीवन। आयुर ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम गोविंद परीख सर की जो नोट्स है उसमें 41 पेज नंबर से आगे का पोर्शन देखेंगे। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जैसे आपको दिखा रहा है कि निरूप बस्ती की जो मात्रा होती है वो अनुवासन से 4 गुना होती है मनुष्यों में, और अनुवासन से 8 गुना होती है जानवरों में। तो ये निरूप बस्ती की जो मात्रा है वो मनुष्य और जानवरों के लिए उसका अनुवासन बस्ती से कितना गुना प्रमाण लेना है उसके बारे में बताया है। अब उसके बाद निरूप बस्ती की संख्या दोष अनुसार, तो वात दोष में 1 निरूप बस्ती, पित्त दोष में 2 निरूप बस्ती और कफ दोष में 3 निरूप बस्ती दे जा सकती है। उसके बाद निरूप बस्ती निर्माण का क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार कर लेना। तो इसका एक श्लोक ही है, एक लाइन है, माक्षिकम लवणम स्नेह कल्क क्वाथ। तो माक्षिकम लवणम स्नेह कल्क और वात, इस क्रम में ही निरूप बस्ती निर्माण करते वक्त इनको मिश्रित करना है। तो ये आचार्य चरक और वाग्भट ने एक क्रम दिया है, माक्षिकम लवणम स्नेह कल्क और वात। जबकि आचार्य सुश्रुत ने लवण से शुरुआत की है, उन्होंने लवणम माक्षिक स्नेह कल्क और क्वात इस तरह बताया। तो ये जो डिफरेंट है आचार्य सुश्रुत का वो नोट कर लेना। उसके बाद पशुओं में बस्ती का क्रम बताया है कि कौन से पशु में कौन सी बस्ती लेनी चाहिए, किस प्राणी की, उसके नेत्र की लंबाई कितनी है और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो हाथी में भेड़ व बकरी की बस्ती से बस्ती पुटक बनाना चाहिए और उसमें नेत्र की लंबाई 1 अरत्नी यानी 22 अंगुल और उसकी मात्रा 4 आडक बस्ती दे सकते हस्ती में यानी हाथी में। ऊंट में बकरी की बस्ती से बस्ती पुटक बनाना है, नेत्र की लंबाई 18 अंगुल और मात्रा 2 आडक। घोड़ा वो गाय में भैंस की बस्ती से बस्ती पुटक बनाना है, नेत्र की लंबाई 16 अंगुल और मात्रा 2 से 3 प्रस्थ। 1 आडक यानी 4 प्रस्थ होता है। तो यहाँ पे घोड़े और गाय में 2 से 3 प्रस्थ का उन्होंने बताया है। बकरी और भेड़ में बूढ़े बैल की बस्ती से बस्ती पुटक बनाना है, नेत्र की लंबाई 10 अंगुल और मात्रा 1 प्रस्थ। उसके बाद महादोषकर भाव की संख्या 8 बताई है। शिरोविरेचन संख्या उत्तम दोष में 3 बार शिरोविरेचन करवाना है, मध्यम दोष में 2 बार, हीन दोष में 1 बार। उसके बाद प्रतिमर्श नश्य की मात्रा 2-2 बूंद होती है और मर्श नश्य की मात्रा अलग अलग बताइए। तर्पणी में 10 बिंदु, मध्यम में 8 बिंदु और हीन में 6 बिंदु। तो मर्श नश्य में जो स्नेह होता है उसमें तर्पण करना है तो 10 बिंदु, मध्यम में 8 बिंदु और हीन में 6 बिंदु। उसके बाद शस्त्रों के प्रमुख कर्म बताए, तो मंडलाग्र व करपत्र छेदन और लेखन, छोले ऐसे याद रख सकते हो। मंडलाग्र और करपत्र छेदन और लेखन के लिए यूज होते हैं। वृद्धि पत्र, नख शस्त्र, मुद्विका, उत्पल पत्र और अर्धधार ये छेदन और भेदन। तो ये छेदन और भेदन का काम 5 शस्त्र करते हैं, उसको 6 भेद भी याद रख सकते हो आप। कुठारिका, ब्रीहिमुख, आरा और वेतस्पत्र भेदन का काम करते हैं। बड़िश और दंत शंकु आहरण का काम करते हैं, एक्सट्रैक्शन का। ऐषणी अनुलोमन एवं ऐषण का काम करती है। वेतस्पत्र और सूची वेदन का काम करते हैं और बाकी शेष जो शस्त्र बचे वो विस्त्रावण कर्म करते हैं। तो ये शस्त्रों के प्रमुख कर्म है, उसको आपको याद रखना है। उसके बाद विभिन्न कर्म हेतु शस्त्र की धार का प्रमाण कितना होना चाहिए, तो इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। 1 से 2 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि केशी की जो शस्त्र की धार होती है वो किस कर्म के लिए प्रयोग होती है, तो वो वेदन और विस्त्रावण हेतु प्रयोग होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबको। छेदन कर्म हेतु अर्ध केशी की यानी अपने जो केश होता है उसका भी आधा जो केश होता है इतनी तीक्ष्ण होती है छेदन कर्म के लिए। वेदन और विस्त्रावण हेतु केशी की, लेखन हेतु अर्धमाशूरी और भेदन हेतु माशूरी शस्त्र की धारा का प्रमाण यूज होता है। जो मशहूर होता है वो भेदन कर्म करता है, इस तरह आप याद रख सकते हो, और लेखन वो अर्धमाशूरी धारा करती है। उसके बाद शस्त्रों की लंबाई दी है। जो मुद्रिका शस्त्र होती है, मुद्रिका का मतलब होता है अंगूठी हम बोल सकते हैं या रिंग बोल सकते हैं, जो अंगुली में पहन के जिससे शस्त्र कर्म कर सकते हैं उसको मुद्रिका शस्त्र बोला है। तर्जनी के अग्रिम पर्व के बराबर उसकी लंबाई बताई है।
तर्जनी जो अंगुली होती है हमारी, उसके प्रथम पर्व जो होता है उसके बराबर इसकी लंबाई बताइए। उसके बाद नख, शस्त्र और एषणी 8 अंगुल लंबाई में होनी चाहिए। आचार्य वाग्भट यानी कि अष्टांग हृदय वालों ने नख शस्त्र की लंबाई 9 अंगुल बताई है। शारीर मुख 10 अंगुल लंबाई का होना चाहिए और बाकी जो शेष शस्त्र बचे वो 6 अंगुल लंबाई के होने चाहिए। उसके बाद बाल, नख, क्षार, अग्नि और अंगुली ये उपयंत्र एवं अनुशस्त्र दोनों में बताए हुए हैं। तो ये जो 5 है, बाल, नख, क्षार, अग्नि और अंगुली, ये उपयंत्र और अनुशस्त्र दोनों में आते हैं। उसके बाद शस्त्र अनुशस्त्राणाम श्रेष्ठ क्षार को बताया गया है आचार्य सुश्रुत ने, और अनुशस्त्रों में श्रेष्ठ झलोका को बताया आचार्य चरक ने। तो ये अग्रह में आता है, तो इसको याद रखना। उसके बाद जो श्रृंग होता है वो वात दृष्टि में प्रयोग किया जाता है और 10 अंगुल तक रक्त मोक्षण कर सकता है। श्रृंग जो यंत्र होता है रक्त मोक्षण के लिए, वो 18 अंगुल लंबा और 3 अंगुल परिघी होती है, यानी कि उसका डायमीटर 3 अंगुल होता है और सरसववत उसमें छिद्र होता है मुख पे। उसके बाद अलाबु कफ दृष्टि में प्रयोग किया जाता है, 12 अंगुल तक रक्त मोक्षण कर सकता है। ये जो श्रृंग होता है वो 10 अंगुल तक रक्त मोक्षण कर सकता है, जबकि अलाबु 12 अंगुल तक रक्त मोक्षण कर सकता है। 12 अंगुल लंबा और 18 अंगुल चौड़ा होता है। ये जलों का पित्त दृष्टि में उपयोगी होती है और एक हस्त परिणाम तक रक्त मोक्षण कर सकती है। तो ये रक्त मोक्षण के लिए श्रृंग, अलाबु और जलोका के बारे में हो गया। उसके बाद अंग उत्पत्ति में यकृत व प्लीहा रक्त से उत्पन्न होते हैं, फुफ्फुस रक्त के फेन से उत्पन्न होते हैं, उंडुक ये रक्त के किट्ट से उत्पन्न होता है, इसको स्टार कर लेना। उंडुक की उत्पत्ति रक्त के किट्ट से होती है। वृषण मांस, मेद, कफ और रक्त से उत्पन्न होता है, इसमें 3 धातु और 1 दोष है कफ। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये याद रखना। वृक मेद और रक्त से उत्पन्न होता है। ये देखो वृक और जो क्षुद्र रोग में कदर बताया है, तो उसकी एक ट्रिक बनती है कि जो वृक होती है यानी कि हमारी जो किडनी होती है उसकी हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो वृक की हमें कदर करनी चाहिए। तो ये जो वृक और कदर है उन दोनों में मेद और रक्त बताया है। वृक की उत्पत्ति मेद और रक्त से होती है और ये जो कदर क्षुद्र रोग है उसमें दोष दुष्य मेद और रक्त आते हैं। अपरा की उत्पत्ति आर्तव से होती है। गर्भनाड़ी रस धातु से उत्पन्न होती है। अब 2019 AIA PGT में ये क्वेश्चन आया था कि जीवा अंग की उत्पत्ति किससे होती है, तो मांस, रक्त और कफ से होती है। आप जीवा को देखेंगे तो उसमें मांस दिखेगा आपको, रक्त कलर दिखेगा और उस पे कफ का भी प्राधान्य दिखेगा जीवा पे। उसके बाद पेशी पित्त युक्त वायु व मांस से उत्पन्न होती है। हृदय शोणित और कफ से उत्पन्न होता है। आंत्र, गुद और बस्ती ये त्रिदोष और रक्त से उत्पन्न होते हैं। तो ये अंगोत्पत्ति वाला जो टॉपिक है उसको स्टार करके मोस्ट IMP करके आपको याद रखना है। कोई भी एग्जाम पे इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद हम जाते हैं अर्श पे आचार्य सुश्रुत अनुसार। तो जो वातार्श होते हैं वो कदम पुष्प, टुंडी केरी, नाड़ी मुकुल, सूची, मुखाकृतानी, खरजूर फल और सरसपाकृति के होते हैं। पित्तार्श यकृत प्रकाशानी, सुख जीवा संस्थानी यानी जो पेरोट होता है, तोता होता है उसकी जीवा के समान। यव मध्यानि जलोका वक्त्र सदृश्यानि। तो ये अर्श के आकार और कलर के बारे में बताया है। श्लेष्मार्श करीर पनशास्ति और गोस्तना आकार के होते हैं। रक्तार्श न्योग्रत प्ररो विद्रुम और काकणा अंतिका फल सदृश्य होते हैं। उसमें चिकित्सा में औषध साध्य नवीन व अल्प दोष युक्त जो अर्श होते हैं वो औषध साध्य होते हैं। मृदु व प्रसृत अर्श क्षार साध्य होते हैं। कर्कश स्थिर व पृथु अर्श अग्निसाध्य होते हैं। तनुमूल उच्छ्रितानि व क्लेद युक्त अर्श शस्त्र साध्य होते हैं। उसके बाद सलाका यंत्र एवं उनके कार्य। तो आचार्य सुश्रुत ने 28 सलाका यंत्र बताए, जबकि अष्टांग हृदय वालों ने 34 बताए हैं। गंडू पदमुख 2 होते और वो ऐषण कर्म के लिए यूज होते हैं। सर्पफण मुख भी 2 होते और व्यूहन कर्म के लिए यूज होते हैं। सर्फुंक 2 होती है सलाका और वो चालन कर्म के लिए यूज होती है।
बड़ी दो होते हैं और आहारण कर्म के लिए यूज होते हैं। कार्पस कुतोषणी जो शलाका होती है वो 6 होती है और व्रण पोंछने हेतु यूज होती है, और वो 6 में 2 कर्ण के लिए, 2 नासा के लिए और 2 गुद में प्रमार्जन अर्थ यूज होती है। तो इस तरह 6 कार्पस कुतोषणी शलाका बताई है। उसके बाद मसूर दल वत जो शलाका होती है वो स्त्रोतोगत शल्य निर्हरण हेतु यूज होती है। द्रव्याकृति 3 होती है शलाका, वो क्षार कर्म एवं औषध प्रणिधान हेतु उपयोग होती है। जाम्बव ओष्ठ व अंकुश मुख 3 होती है शलाकाएं, और वो अग्नि कर्म हेतु होती है। टोटल 6 अग्नि कर्म के लिए यूज होती है, 3 जाम्बव ओष्ठ और 3 अंकुश मुख शलाका। कोलाष्टि दल समान 1 शलाका होती है और नासा अर्बुद हरणार्थ उपयोग होती है उसका। कलाय परिमंडल 1 होती है शलाका और वो अंजनार्थ यूज होती है। मालती पुष्प वृंताग्र 1 शलाका होती है और वो मूत्र मार्ग विशोधनार्थ उपयोगी होती है उसका। तो ये हो गई शलाका के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट और स्टार किया हुआ है। हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद तो सभी रखने हैं, किसी किसी में से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद शस्त्र पकड़ने का स्थान बताया है। तो जो भेदन शस्त्र होते वो फल व वृंत के संयोग स्थल पे पकड़ना है, उनसे उनको विस्त्रावण हेतु वृंताग्र से पकड़ना है, और ऐष्णी आरा व कर पत्र को मूल भाग से पकड़ना है। उसके बाद जलोका के बारे में दिया है यहाँ पे। टोटल जलोका 12 होती है, 6 सविश और 6 निर्विश। सबसे पहले आपको 6 सविश और 6 निर्विश जलोका के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि निम्न में से कौन सी निर्विश जलोका नहीं है या फिर कौन सी सविश जलोका नहीं है। तो देखो, कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, गोचंदना और सामुद्रिका, ये 6 सविश जलोका है। इनके नाम पे से ही आप इमेजिन करोगे तो ये सविश के अंडर में आती है। उसके बाद कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, मुशिका, पुंडरिक और सावरिका, ये 6 निर्विश जलोका के प्रकार है। अब हम डिटेल में देखते हैं। तो जो कृष्ण जलोका होती है सविश, वो अंजन सदृश्य व कृष्णवर्णी होती है। कर्बूरा वर्मी मछली सदृश्य होती है। अलगर्दा रोम युक्त होती है। इंद्र आयुधा जिसका दंष्ट असाध्य होता है, जो हमने पहले देखा कि अगर वो दंश ले तो वो असाध्य होती है, वो इंद्र धनुष सदृश्य होती है। देखो इसके नाम में ही इसका वर्णन मिलता है। गोचंदना गोवृषणवत अधोभाग दीर्घाकृति होती है। सामुद्रिका चित्र विचित्र और पुष्पाकृति होती है। समुद्र में जो पुष्प होते हैं और अलग अलग कलर के पुष्प होते हैं, तो चित्र विचित्र और पुष्पाकृति, ये सामुद्रिका सविश जलोका के बारे में आया है। उसके बाद निर्विश जलोका में देखते हैं। जो कपिला होती है वो मनशिला व मूंग सदृश्य वर्ण की होती है। पिंगला रक्तवर्णी व आशुगामी होती है। पिंगल में देखो यहाँ पे ऊपर डॉट दिया हुआ है, और ये जो बॉल जैसा डॉट को हम बॉल मानते हैं, तो अगर बॉल को हम कहीं भी रखते हैं तो वो कैसे अचानक से रगड़ने लगता है, तो ये आशुगामी हो गया। शंकुमुखी यकृत वर्णी व शीघ्रपाई होती है, क्योंकि उसका मुख ही शंकु की तरह होता है, ताकि वो जल्दी से रक्तपान कर सके। मुशिका अनिष्ट गंध वाली होती है। पुंडरिक मुखी मुद्गवर्णी होती है। देखो मुद्गवर्णी 2 आई है, कपिला और पुंडरिक मुखी। शावरिका पद्म पत्र वर्णी और 18 अंगुल लंबी व पशुओं में उपयोगी होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से पशुओं में कौन सी जलों का उपयोगी होती है और उसकी लंबाई कितनी होती है, तो सावरिका और 18 अंगुल लंबी, तो ये याद रखना। और पद्म पत्र वर्णी ये सावरिका में आया है, नहीं कि पुंडरिक में, क्योंकि पुंडरिक का मतलब ही कमल होता है और पद्म का मतलब भी कमल होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पुंडरिक मुखी में मुद्ग वर्ण आया है और सावरिका में पद्म पत्र वर्णी आया है, तो ये याद रखना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोषानुसार रक्त का लक्षण। तो जो वातिक रक्त होता है वो अरुण वर्णी व नहीं जमने वाला होता है, अस्कंदी होता है। पैतिक विस्त्रगंधी वाला होता है। कफज गैरिकोदक व मांस पेशी सदृश्य होता है। सान्निपातिक रक्त कांजी सदृश्य होता है। और रक्त से जो रक्त दोष से रक्त दूषित होता है वो पित्त सदृश्य मगर अधिक काला होता है। तो ये दोषानुसार रक्त का लक्षण है। उसके बाद असम्यक कर्ण वेदन पर विभिन्न शिराओं पर आघात के लक्षण। तो उसमें असम्यक कर्ण वेदन करते हैं अगर बच्चों में, तो कालिका, मरमरिका और लोहितिका,
ये 3 शिरा होती है उसका वेदन हो जाता है और उसके लक्षण देखने को मिलते हैं, कॉम्प्लिकेशन। तो इसको याद रखने के लिए कमल याद रखता है, कमल शब्द याद रखना है कर्णवेधन में। क से कालिका, म से मरमरिका और ल से लोहितिका। अगर कालिका शिरा पे वेदन हुआ तो ज्वर, द्वा, श्वेथु व वेदना ये लक्षण देखने को मिलेगा। मरमरिका पे अगर वेदन हुआ तो ज्वर, वेदना और ग्रंथि ये लक्षण देखने को मिलेगा। देखना इसमें ज्वर और वेदना कॉमन है दोनों में। उसके बाद लोहितका में मन्यास्तंभ, अपतानक, क्षीरोग्र व कर्णशूल ये 4 लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये कर्णशूल ये लक्षण लोहितिका शिरा पर आघात होने से देखने को मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है तीनों शिराओं। उसके बाद कर्ण वेदन से पूर्व दोषानुसार सिंचन का उल्लेख किया है। तो अगर वातिक दोष वाले पेशेंट में कर्ण वेदन करना है तो कांजी व गर्म जल से सिंचन करना है। पेतिक में दुग्ध व शीतल जल से सिंचन करना है। कफज में शूरामंड व उष्ण जल से सिंचन करना है कर्ण वेदन से पूर्व। उसके बाद विभिन्न बंध व उनके प्रयोग स्थल बताए। तो कोष बंध जो होता है, बंध का मतलब होता है बैंडेज, जो हम बैंडेज अप्लाई करते हैं, तो वो उसके बारे में यहाँ पे आया है। तो अंगुष्ठ वो अंगुली पर्व होते हैं, उस पर कोष बंध बांधा जाता है। दाम बंध संबाधांग पर बांधा जाता है, जहाँ पे सम अंग हो वहां पे। स्वस्तिक बंध होता है वो संधि, कुर्चक, भ्रू, स्तन व कर्णतल पर बांधे जाते हैं। अनुवेलित बंध हस्त व पाद पर बांधा जाता है। मुतोली जो बंध होता है वो ग्रीवा व लिंग पर बांधा जाता है। मंडल बंध उदर, उरु व बाहु पर बांधा जाता है। स्थगिका बंध अंगुष्ठ, अंगुली व सीसना अग्र पर बांधा जाता है। यमक बंध जो होता है वो संयुक्त व्रणों पर बांधा जाता है। खट्टवा बंध हनु, शंख व गंड पर बांधा जाता है। ये सब आप फाइनल ईयर में शल्य तंत्र में पढ़ के ही आए हो। जो चीन बंध होता है वो नेत्र व अपांग पर बांधा जाता है। विबंध जो होता है वो पीठ, ये चीन बंध होता है मोस्टली जो समुद्री लुटेरे बांधते हैं, तो आपको इजीली याद रहेगा, नेत्र व अपांग पर बांधा जाता है। विबंध पीठ, उदर व छाती पर बांधा जाता है, उसके सिवा उर पर भी बताया है। उदर में 2 प्रकार के बंध बांधे जाते हैं, मंडल और विबंध। वितान बंध सिर पर बांधा जाता है। गोफना, थोड़ी, नासा और ओष्ठ और बस्ती पे बांधा जाता है। थोड़ी यानी हमारा जो अनुसंधि होता है वहां पे। पंचांगी बंध है जत्रु उद्भव में बांधा जाता है। उत्संग बंध जो वाग्भट ने बताया है वो बाहु पर बांधा जाता है। टोटल 14 प्रकार के बैंडेज है, लेकिन वाग्भट ने 15 प्रकार बताया, उन्होंने उत्संग बंध एक्स्ट्रा बताया है और वो बाहु पर बांधा जाता है, उसको स्टार कर लेना। उसके बाद रात्रि में और दिन में, पूरे दिन में अगर देखने जाए तो हम 6 ऋतु के सदृश लक्षण देखने को मिलते हैं, तो उसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि थोड़ा बंध के बारे में रह गया है। अस्थि शल्य जो होता है उसको निरण करने के लिए पंचांगी बंध का यूज होता है। हनुसंधि भंग में पंचांगी बंध यूज होता है और हनु भग्न में खट्टवा बंध यूज होता है। देखो हनुसंधि भग्न में पंचांगी बंध होता है, यूज होता है, और हनु भग्न यहाँ पे संधि है और यहाँ पे हनु है ओनली, तो वहां पे खट्टवा बंध यूज होता है। तो ये थोड़ा नोट कर लेना और ध्यान में रखना। उसके बाद अहोरात्र और ऋतु सदृश्य लक्षण बताए। प्रत्युष यानी अर्ली मॉर्निंग 3 से 5 बजे तक जो लक्षण सुबह होते हैं वो हेमंत ऋतु के सदृश्य होते हैं लक्षण। पूर्वाह्न यानी सुबह सुबह वसंत ऋतु के सदृश्य लक्षण होते हैं। मध्याह्न दोपहर में ग्रीष्म के सदृश लक्षण देखने को मिलते हैं। अपराह्न यानी शाम में प्रावरुट के सदृश लक्षण देखने को मिलते हैं। संध्या काल में वर्षा ऋतु के सदृश लक्षण देखने को मिलते हैं। रात्रि में शरद के सदृश लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये 6 ऋतु को 24 आवर में कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे बताया। शिशिर का वर्णन नहीं आया तो वो ध्यान रखना, यहाँ पे उन्होंने प्रावरुट और वर्षा का वर्णन किया है। उसके बाद विभिन्न ऋतुओं में प्रवाहित वायु की दिशा। तो हेमंत ऋतु में उत्तरी वायु प्रवाहित होता है, वसंत में दक्षिणी वायु, ग्रीष्म में नैऋत्य दिशा से वायु आता है और प्रावरुट में पश्चिम दिशा से वायु आता है। तो ये ऋतु के अनुसार वायु की दिशा है, तो वो भी याद रखना है। उसके बाद दोष प्रकोप काल बताए। वात प्रकोप जो होता है वो प्रत्युष काल, अपरा व जीर्ण अन्न और धर्मांत
यानी प्रावृत ऋतु में वात प्रकोप होता है। पित्त प्रकोप मध्याह्न यानी दोपहर में, अर्धरात्रि व जीर्यते अन्न यानी जब डाइजेशन हो रहा है तब। देखो यहाँ पे डाइजेशन हो जाने के बाद वात का प्रकोप होता है, लेकिन जब डाइजेशन चल रहा हो तब पित्त का प्रकोप होता है। और मेघा अंते यानी शरद ऋतु की शुरुआत में, शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। और धर्मांते यानी प्रावृत ऋतु में वात का प्रकोप होता है। कफ दोष प्रदोष काल में यानी संध्या काल में, पूर्वाह्न यानी सुबह सुबह, और भुक्त मात्रे यानी खाते वक्त खाने के तुरंत बाद कफ दोष का प्रकोप होता है। और वसंत ऋतु में तो यहाँ पे दिन रात्रि भोजन के जो काल है वो और ऋतु इन सब के अनुसार दोष प्रकोप का काल बताया, इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद दोष के संचय प्रकोप और प्रसर के लक्षण बताए, जो षट क्रिया काल आचार्य सुश्रुत ने बताया है उसके अनुसार। तो वात दोष का संचय होता है तब ये लक्षण देखने को मिलते हैं, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। जब वात दोष का प्रकोप होता है तब कोष्ठतोष और संचरण देखने को मिलता है। और जब वात दोष का प्रकोप के बाद प्रसर हो जाते हैं तब वायु विमार्ग गमन और आटोप ये लक्षण देखने को मिलते हैं। पित्त दोष के संचय में पित्तावभासता, मंद उष्मता चा अंगाना ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अम्लिका, पिपासा और परिधा ये पित्त प्रकोप में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे परिधा को स्टार कर लेना क्योंकि ये पित्त के प्रकोप और प्रसर दोनों में दिखने को मिलता है। प्रसर में ओष, चोष, धूमायनानी और परिधा ये लक्षण देखने को मिलते हैं पित्त के प्रसर में। उसके बाद कफ संचय में गौरव, आलस्य और चय कारण विद्वेष, यानी जिन चीजों से चय हुआ हो उनसे विद्वेष हो जाता है, यानी वो लेने की इच्छा नहीं होती, ये कफ के संचय में देखने को मिलता है। कफ के प्रकोप में अन्न द्वेष व हृदय उत्क्लेद ये देखने को मिलता है। और प्रसर में अरुचक, अविपाक, अंगसाद और छर्दी। तो आप देख सकते हो कि संचय में थोड़े माइल्ड सिम्टम बताए हैं, प्रकोप में थोड़े ज्यादा उससे भी नेक्स्ट स्टेज का सिम्टम बताए हैं, और प्रसर में डिसीज या फिर थोड़े डेंजर सिम्टम बताए। तो इस तरह टेक बना के आपको याद रखना है, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद रह जाएगा। उसके बाद विभिन्न स्थानों पर होने वाले व्रणों का स्त्राव बताया है। तो त्वचा पर अगर व्रण होता है तो जल सदृश्य व पीतवर्णी स्त्राव होता है। मांस में व्रण होने पे घृत सदृश्य व श्वेतवर्णी स्त्राव होता है। शिरा पर व्रण होने पर तत्काल रक्ताति प्रवृत्ति और कालांतर में ओष सदृश्य स्त्राव होता है। स्नायु पे व्रण होने पे सिंघाणक सदृश्य स्त्राव होता है। अस्थि पर व्रण होने पे अस्थिसीप सदृश्य पूय व मलयुक्त स्त्राव होता है। संधि पर व्रण होने पे आंकुचन व चाशनी सदृश्य स्त्राव होता है। कोष्ठ में व्रण होने पर मूत्र, पुरुष, पूय व रक्त की प्रवृत्ति होती है। आंकुचन यानी आप जब एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करोगे तब चाशनी सदृश्य स्त्राव होगा, यानी जब आप उसको सिकुड़ोगे, फ्लेक्शन करोगे तब चाशनी सदृश्य स्त्राव होगा संधि पर व्रण होने में। और कोष्ठ यानी हमारे जो कोष्ठ होते हैं उसमें मूत्र, पुरुष, पूय व रक्त ये होते हैं, तो उनमें से ये स्त्राव होता है जब उन पे व्रण होता है। भस्म, कपोता, अस्थि व्रण स्त्राव वातिक व्रण में होता है। असाध्य व्रण कैसे होते हैं? तो मांस पिंडवत, अश्व अपान यानी घोड़ी के भगोष्ठ सदृश्य, गो श्रृंगवत, ये असाध्य व्रण के आकार और लक्षण बताए हैं कि उनका ये प्रकार का शेप होता है। तो ये असाध्य व्रण को याद रखना। उसके बाद मुख्य व्याधियां व उनके निवारणार्थ कृत शस्त्र कर्म। तो छेदन कर्म किन व्याधियों में किया जाता है? तो सतपोनक भगंदर, श्लेष्मिक ग्रंथि, छेदन यानी उसको पूरा काट के निकाल देना, एक्सट्रैक्शन कर लेना उस ऑर्गन को या उस पार्ट को। श्लेष्मिक ग्रंथि, नाड़ी व्रण, अर्श, गलसुंडिका व वल्मिक व उपदंश में ये छेदन कर्म किया जाता है। भेदन कर्म विसर्प, वृद्धि, प्रमेय पीड़िका, व्रण शोभ, नाड़ी व्रण और प्राय सभी क्षुद्र रोग, तालु पुप्पुट और तुंडी केरी, इनों में भेदन कर्म करना चाहिए। लेखन कर्म रोहिणी, उपजीविका, अधिजीविका, अर्श, मंडल कुष्ठ और किलास में किया जाता है, लेखन यानी स्क्रैपिंग। ऐषण कर्म शल्ययुक्त नाड़ी व उद्मार्गी व्रणों में किया जाता है। वेदन कर्म मूत्र वृद्धि व जलोदर में किया जाता है। विस्त्रावण जो कर्म है वो सान्निपातिक के अतिरिक्त शेष विद्रधि यानी सान्निपातिक को छोड़ के सभी विद्रधियों में,
श्लीपद, कर्णपालिके रोग, स्तन रोग, तालुकंटक, कृमिदंत व दंत वेष्ट और उपकुश और शीताद, तो इनमें विस्त्रावण कर्म किया जाता है। उसके बाद मर्माघात के लक्षण बताए, तो मर्म विद्ध का सामान्य लक्षण है मांसोदकाप रुधिर प्रवृत्ति, यानी मांस का जो उदक होता है उसके समान रुधिर की प्रवृत्ति होती है। ये मर्म विद्ध का सामान्य लक्षण है, इसको स्टार करके याद रखना। उसके बाद शिरा पर आघात होने पर सुरेंद्र गोप प्रतिपम प्रभृत रक्त, सुरेंद्र यानी जो इंद्र गोप होता है, जो रक्तवर्ण का कीड़ा मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको हम इंद्र गोप कहते हैं, उसके समान बहुत ज्यादा प्रमाण में रक्त निकालता है अगर शिरा पर आघात हुआ हो तो। स्नायु पर आघात होने पे कब्ज, तीव्र पीड़ा और देर से व्रण का भरना, ये लक्षण देखने को मिलता है। संधि पर आघात होने पर तीव्र रुजा, अस्थि पर आघात होने पर घोरो रुजा यस्य निशादिनेशु, यानी रात दिन बहुत डेंजर पेन होता है, घोर रुजा। सर्वासु अवस्थासु न शांति अस्ति, यानी कोई भी अवस्था में रोगी को शांति या रिलीफ फील नहीं होता, तो वो अस्थि पर आघात होने का लक्षण है। मांस मर्म पर आघात होने पर स्पर्श न जानाती और विपांडुवर्णी, तो ये मांस पर आघात है, ना कि शिरा पर आघात पे पांडुवर्णी देखने को मिलता है। मांस मर्म पर आघात होने पर स्पर्श न जानाती विपांडुवर्णी, तो ये सब शिरा मर्म, स्नायु मर्म, संधि मर्म, अस्थि मर्म और मांस वर्ण मर्म पे विद्ध के लक्षण बताए हैं। उसके बाद व्याधि के भेद आचार्य सुश्रुत ने 3 बताए हैं, औपसर्गिक रोग, प्राक केवल रोग और अन्य लक्षण रोग। औपसर्गिक जो रोग होता है उसके प्रथम उत्पन्न व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न व्याधि होते हैं, यानी ये कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं, इसको उपद्रव बोल सकते हैं। प्राक केवल रोग में इसमें पूर्व रूप या उपद्रव नहीं होते, ओनली रोगी होता है। अन्य लक्षण रोग में इसमें केवल पूर्व रूप ही उत्पन्न होते हैं। तो ये व्याधि के 3 भेद आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं। उसके बाद आचार्य सुश्रुत अनुसार कुछ प्रमुख गण व उनके कर्म। तो विदारी गंधादि जो गण होता है वो पित्त वात सामक होता है और फर्स्ट वर्णित गण है आचार्य सुश्रुत द्वारा, तो ये पित्त और वात का सामक होता है। विदारी गंधादि गण के जो द्रव्य होते हैं वो। आरक बदादि गण कफ व विषनाशक और व्रण शोधक बताया है। वरुणादि गण कफ मेदनाशक और आभ्यंतर विद्रदी नाशक बताया, इसको स्टार कर लेना, आभ्यंतर विद्रदी नाशक गण वरुणादि है। वीर तरवादि गण मूत्रकृच, अस्मरी व शर्करा नाशक, वात व्याधि और मूत्राघात में उपयोगी होता है। शालसरादि गण प्रमेह व पांडुनाशक बताया है। रौद्रादि गण अतिसार नाशक बताया है। अर्कादि गण कृमि कुष्ठ नाशक व दृष्ट व्रण शोधक बताया है। पिपल्यादि गण आमपाचक बताया है। वचादि व हरिद्रादि गण दृष्ट स्तन्य शोधक और आमा अतिसार नाशक बताया, इसको स्टार कर लेना, दृष्ट स्तन्य शोधक, वचादि व हरिद्रादि गण बताए आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य काश्यप ने अलग बताया है, वो जब हम काश्यप का देखेंगे तब उसमें देखेंगे। श्यामादि जो गण होते हैं वो उदावर्त नाशक होते हैं। काकोल्यादि गण जीवनीय व ब्रुवणीय होते हैं। गुड़ुच्यादि गण सर्व ज्वर हर और दशमूलादि, ये जो गुड़ुच्यादि है उसको सर्व ज्वर हर बताया है। उसके बाद ये जो त्रिफलादि और दशमूलादि जो गण है वो भी सर्व ज्वर हर होते हैं। अम्बष्टादि गण जो होता है वो पक्वातिसार नाशक बताया। देखो यहाँ पे हमने आगे देखा था कि ये जो आमातिसार नाशक वचादि व हरिद्रादि होते हैं गण, और पक्वातिसार नाशक अम्बष्टवादि गण होते हैं। उसके बाद एलादि गण विषनाशक, वर्ण्य, कंडु, कोठ और पीड़िका नाशक होते हैं। उसके सिवा त्रप्यादि गण होते वो शर्करा नाशक, मुस्कादि गण भी शर्करा नाशक होते हैं। उशकादि गण, ये जो गण होता है वो अस्मरी, शर्करा व मूत्रकुश नाशक होता है। वीर तरवादि गण भी होता है जो अस्मरी, शर्करा और मूत्रकुश नाशक होता है। आमलक्यादि जो गण होता है वो नेत्र रोग नाशक माना है। शूरशादि गण होता है वो प्रतिशय, कास और श्वास नाशक और कृमि निषुदन यानी कृमि नाशक बताया है। तो यहाँ तक ही हम देखते हैं आज के लेक्चर में सुश्रुत के गण तक। इसमें जो उशकादि गण का जो है वो 2019 AIA PGT में क्वेश्चन आया था कि
अश्मरी शर्करा और कुछ मूत्रकृष्णाशक गण निम्न में से कौन सा है? तो वो उशकादि गण उसका आंसर था। उसके सिवा वीरतरवादी गण भी आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।